और दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम आर्ट्स अकादमी में। और आज का क्लासेस है वो क्लास 10 का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो चैप्टर है 1 उसका हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली आज आप देखोगे कि आज ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर से उसका मैं पार्ट 2 ले रहा हूं। और इसमें टोटल आज हम लोग 25 क्वेश्चन कितना आज टोटल हम लोग 25 क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे कि 25 ऐसे क्वेश्चंस मैंने लाए हैं जो आपको एक अच्छा सा पकड़ दे देगी आपके यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का। और आपको आसानी से आप 40 नंबर ला सकते हो, जो कि आपको पता है कि हर एक सब्जेक्ट में 40 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो ये जो वाला वीडियो है आप देखोगे ये वाला पार्ट 2 है। आज हम लोग पार्ट 2 पे बात कर रहे हैं। और इससे पहले भी हम लोगों ने एक वीडियो डाला हुआ था, तो वो आप प्ले लिस्ट पे जाके देख सकते हो। तो उससे पहले मैं बता दूं कि जो लोग चैनल पे नए हैं और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्रीतम आर्ट्स अकादमी को सब्सक्राइब करें और जो बेल का आइकन आता है उसको भी टच कर दे, ताकि जितने भी वीडियो प्रीतम आर्ट्स अकादमी में डाली जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे नेपोलियन के बारे में। और इस टॉपिक पे टोटल हम लोग बात करेंगे कि नेपोलियन फ्रांस में राजा बनता है और वहां का सम्राट बनता है। और फिर वो शासन व्यवस्था चलाता है और चलाते चलाते फिर वो फ्रांस पे कब्जा कर लेता है। और धीरे धीरे जाके फिर नेपोलियन का पतन होता है। और उसके बाद कुछ कुछ दार्शनिकों ने फ्रांस के एकीकरण के बारे में बताया, तो हम लोग वो सारा कुछ देखेंगे वो ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को सही ढंग से आगे करते हैं। तो अगर हम लोग पहला क्वेश्चन का बात करते हैं, किसका मैं बात करता हूँ पहला नंबर क्वेश्चन का। तो पहला नंबर क्वेश्चन की आप लोग देख सकते हो कि नेपोलियन ने अपने शासन वाले क्षेत्र को कुशल बनाने के लिए क्या क्या किया। तो क्वेश्चन क्या है कि नेपोलियन ने अपने शासन वाले क्षेत्र को कुशल बनाने के लिए क्या क्या किया। तो आंसर आप देख सकते हो उसने क्या किया था, एक नेपोलियन संहिता का निर्माण किया था। और अगर मैं नेपोलियन संहिता के बारे में बात करूं तो ये नेपोलियन के द्वारा बनाया गया कानून क्या था, बनाया गया कानून का एक किताब था जिसको नेपोलियन संहिता के नाम से लागू किया के नाम से जाना जाता है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो क्या है कि नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ। क्वेश्चन क्या है कि नेपोलियन संहिता कब लागू हो गया हुआ। तो आप आंसर देख सकते हो, आंसर क्या है, आंसर देख सकते हो, आंसर है 1804 में। तो नेपोलियन संहिता 1804 में लागू होता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसी को 1800 1804 की नागरिक संहिता क्या, नागरिक संहिता के रूप में भी जाना जाता है। तो कभी क्वेश्चन आएगा कि 1804 की नागरिक संहिता किसने लागू किया था, तो आपको क्या बताना है, नेपोलियन ने लागू किया था। क्वेश्चन आएगा कि 1804 की नागरिक संहिता कब बना था, तो आपको क्या बताना है 1804 में। तो मैंने क्या बताया, ये एक कानून था जो नेपोलियन के द्वारा लागू किया गया था। अब ये कानून क्या क्या है इसको जानना है तो आप वीडियो को जाके देख सकते हो, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज सारा वीडियो डाल रहे हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगर मैं तीसरा नंबर क्वेश्चन का बात करूं तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या था कि नेपोलियन ने जो कानून की किताब बनाई थी, यानी कि नेपोलियन ने जो अपनी संहिता बनाई थी, वो उस संहिता को उस कानून को किन किन क्षेत्रों में वो लागू किया था। तो क्वेश्चन क्या था कि नेपोलियन ने अपनी संहिता की जो कानून की जो किताब थी उनको किन किन क्षेत्रों में लागू किया। तो आप आंसर देख सकते हो, इसका आंसर क्या है कि डच गणतंत्र में लागू किया था, स्विट्जरलैंड में लागू किया था, इटली में लागू किया था और जर्मनी में। यानी कि नेपोलियन का जो शासन वाला क्षेत्र था, डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी, इन क्षेत्रों में क्या किया था, जो नेपोलियन संहिता है या 1804 की नागरिक संहिता है उसको क्या किया था, नेपोलियन ने लागू किया था। बात करें, चलिए आगे देखते हैं। तो जो हमारा चौथा नंबर का क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किस व्यवस्था को नेपोलियन ने खत्म किया था। क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से किस व्यवस्था को नेपोलियन ने खत्म किया था। और आपको पता होगा कि इसमें भूदास, क्या क्या, भूदास, जागीरदारी। तो यही जो आप व्यवस्था देख रहे हो, इन्हीं से क्या किया था, इनको मुक्त कराया था। इनको क्या किया था, मुक्त कराया था। तो यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे इनको होगा, सुनको नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ पे होगा इनको, क्या होगा, इनको। क्या करना है आपको, इनको। तो नेपोलियन ने अपनी शासन के दौरान इसने भूदास यानी कि भू भूमि भूमि भूदास यानी कि जो लोग भूमि के दास होते थे, भूदास, और जो जागीरदार व्यवस्था था, इसी को नेपोलियन ने अपनी नेपोलियन संहिता में क्या किया था, इसकी खात्मा की थी या इसको हटाया था। बात क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। तो अगर हम लोग पांचवा नंबर क्वेश्चन का बात करें, किसका, पांचवा नंबर क्वेश्चन का बात करें, तो पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, एक शहर था जिसका जिस शहर का नाम क्या था,
जेबोक्रेन, शहर का क्या नाम था? जेबोक्रेन। तो उस शहर में एक चित्रकार ने क्या किया था? वृक्ष का रोपण किया था। क्या क्या था? एक वृक्ष का रोपण किया था। तो क्वेश्चन क्या था कि जेबोक्रेन शहर में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण किस चित्रकार ने किया था या फिर बनाया था? तो मैंने क्वेश्चन क्या दिया था कि जेबोक्रेन शहर में स्वतंत्रता के वृक्ष रोपण का चित्र किसने बनाया था? और आपको आप ये आंसर देख पा रहे हो। आंसर क्या है? आंसर क्या है? कार्ल कैस्पर फ्रिटज को। आंसर क्या है? कार्ल कैस्पर फ्रिटज। तो क्वेश्चन क्या है कि जेबोक्रेन शहर में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण किसने किया था या बनाया था? तो आपको क्या बताना है? कार्ल कैस्पर फ्रिटज। बात क्लियर है? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि छठा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगर मैं छठा नंबर क्वेश्चन का बात करूं तो छठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि राइनलैंड का डाकिया के रूप में किसे दिखाया गया था? राइनलैंड के डाकिया के रूप में किसे दिखाया गया था? तो आपको पता होगा कि नेपोलियन जब अपना पहला युद्ध हार जाता है तो उस समय वो राइनलैंड के युद्ध में हारता है। तो इसीलिए नेपोलियन को क्या दिखाया गया था? राइनलैंड का डाकिया के रूप में दिखाया गया था। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास कि राइनलैंड के डाकिया के रूप में किसे दिखाया गया था? तो उसकी आंसर क्या होगी? नेपोलियन को दिखाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है कि लाइप्जिग लाइप्जिग की लड़ाई कब हुई थी? और आपको पता होगा कि ये जो लाइप्जिग की लड़ाई है इसी में नेपोलियन ने पहली बार हार हासिल की थी। क्या हुआ था? पहली बार नेपोलियन ने लाइप्जिग की जो लड़ाई है इसी में नेपोलियन हारा था। और ये जो घटना हुई थी कब हुई थी? 1813 ईस्वी में। और 1813 ईस्वी में ही नेपोलियन को राइनलैंड के डाकिया के रूप में दिखाया गया था। बात करें किसके रूप में? राइनलैंड के डाकिया के रूप में दिखाया गया था। अगर मैं आठवां नंबर क्वेश्चन का बात करूं तो आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है कि नेपोलियन या फिर नेपोलियाई युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? यानी कि नेपोलियन युद्ध लड़ना कब से प्रारंभ किया था? तो वह घटना कब से था? 1797 से। कब से? 1797 से नेपोलियन क्या किया था कि युद्ध लड़ना वो स्टार्ट किया था बाकी जो यूरोप के कंट्रियां हैं उनसे। बात कर रहे हैं। चलिए लेकिन मैं इससे पहले बता दूं कि जो लोग चैनल पे नए हैं, अगर आप अभी तक आपने प्रीतम आर्ट्स अकादमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और जो बेल का आइकॉन आता है उसको भी टच कर दे। और दोस्तों शेयर करना ना भूले, क्योंकि अगर आप शेयर करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलती है और आगे जाके हम आपके लिए ऐसे वीडियो को ला पाएंगे। तो 9वें नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो जोल्बेराइन से है। और जोल्बेराइन के बारे में थोड़ा सा मैं अगर हिस्ट्री बताऊं तो जोल्बेराइन की जब स्थापना नहीं हुई थी उससे पहले जो नेपोलियन का जो पूरा सत्ता था उस सत्ते में 39 राज्यों का, एक छोटे छोटे राज्यों का एक महासंघ बना था। क्या बना था? महासंघ बना था। और ये महासंघ क्या करती थी कि हर एक क्षेत्र में अपना अपना कर लेती थी। ठीक है। और कर लेने का व्यवस्था अलग अलग था और हर जगह जो कर लेने की प्रवृत्ति थी वो अलग अलग थी। यानी कि आप अगर 39 जो वो क्षेत्र था, इस 39 क्षेत्रों में आप कहीं भी जाते हो तो ये कर लेते थे, कर लिया करते थे। ठीक है। तो ये जो कर थे, तो टोटल अगर मैं जोल्बेराइन की जब स्थापना नहीं हुई थी उससे पहले टोटल 11 तरह के जो कर थे वो कर लिए जाते थे। लेकिन जोल्बेराइन के बाद, जैसे जोल्बेराइन का गठन हो गया उसके बाद टोटल 2 तरह के कर लिए जाते थे। तो अगर मैं जोल्बेराइन के बारे में बात कर दूं, क्योंकि ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन मेरे हिसाब से है, तो क्वेश्चन क्या आएगा आपके पास कि जोल्बेराइन क्या है? क्वेश्चन क्या आएगा कि जोल्बेराइन क्या है? तो आपको क्या बताना है कि जोल्बेराइन एक शुल्क संघ है। यानी कि ये निर्धारित करते थे कि किस तरह का शुल्क या किस तरह का कर या किस तरह का टैक्स जो है वो फ्रांस में ली जाएगी लोगों के द्वारा। बात क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो जो हमारा 10वां नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है कि जोल्बेराइन की जो स्थापना हुई थी वो किसके पहल से हुई थी? क्योंकि कोई ना कोई तो आगे आया होगा तब जाके शुल्क संघ की स्थापना हुई थी। तो आपको आंसर क्या बताना है? प्रसा के पहल पे। किसके पहल पे? प्रसा के पहल पे जोल्बेराइन की स्थापना हुई थी। बात क्लियर है? क्वेश्चन क्या आएगा कि जोल्बेराइन की स्थापना किसके पहल से हुई थी? तो आपको क्या बताना है? प्रसा के पहल से जोल्बेराइन की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा 11वां नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है? 11वां नंबर का क्वेश्चन है कि जोल्बेराइन की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन क्या है कि जोल्बेराइन की स्थापना कब हुई थी? तो आपको क्या बताना है कि 1834 में। मैं कब का घटना बता रहा हूँ? 1834 में। 1834 में जोल्बेराइन की स्थापना हुई थी। कितने में? 1834 में जोल्बेराइन की स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछेगा कि जोल्बेराइन की की स्थापना का पहल किसने किया था, तो आपको क्या बताना है? प्रसा में। आपको पूछेगा कि जोल्बेराइन क्या है, तब को क्या बताना है? शुल्क संघ है। बात क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो अगर हमारा 12 नंबर जो क्वेश्चन है, तो 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि यहां से आपका स्टार्ट क्या हो जाता है कि नेपोलियन हारना यहां से स्टार्ट करता है। क्योंकि अभी हम लोग देखे थे कि राइनलैंड में पहली वो हार नेपोलियन हारा था। तो जब नेपोलियन पूरी तरह से हार गया तो उसके बाद, क्योंकि आपको पता है कि जब नेपोलियन फ्रांस का राजा बना
तो उससे पहले जो लुई सोलवा था उसको गद्दी से हटाया गया था और जैकोबिन क्लब के समर्थनों द्वारा क्या हुआ था कि नेपोलियन को सत्ता पे बैठाया गया था। और नेपोलियन ने वादा किया था कि जिस तरह का जो जो सरकार बना हुआ था लुई सोलवा के शासनकाल में, तो मैं उसको हटाऊंगा और यहाँ पे लोगों का सरकार, एक जनतांत्रिक सरकार बनाऊंगा। तो उसी के बात को मद्देनजर रखते हुए क्या किया था, लोगों ने लुई सोलवा को राजा बना दिया था। लेकिन लुई सोलवा क्या कर रहा था कि ये तो दिखा रहा था कुछ और कर रहा था कुछ। ये दिखा रहा था कि मैं यहाँ पे जनतंत्र का सरकार लागू कर रहा हूं, लेकिन ये धीरे धीरे क्या करने लगा कि ये इसका जो शासन वाला जो क्षेत्र आता है उस क्षेत्र को विस्तृत करने लगा, यानी कि बाकी जो अगल बगल का जो देश है उसको ये क्या करने लगा, लूटने लगा, अपने कब्जा में करने लगा। तो जब नेपोलियन जब हार जाता है तो नेपोलियन के हारने के बाद क्वेश्चन क्या है कि नेपोलियन के हारने के बाद यूरोप सरकार किस भावना को प्रेरित था कि नेपोलियन जब हार गया तो नेपोलियन तो हार गया। अब हारने के बाद लोग फिर से क्या चाहते थे कि जो पहले वाला जो सरकार था वही अच्छा था, क्योंकि नेपोलियन उससे भी गंदा काम कर दिया था अपने शुल्क को दिखा के। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि नेपोलियन के हार के बाद यूरोप सरकार किस भावना से प्रेरित था। तो आपके पास ऑप्शन क्या होगा, रूढ़िवादी। और रूढ़िवादी के बारे में अगर मैं थोड़ा बता दूं तो ये एक भावना है, क्या है, एक भावना है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति, जो भी रूढ़िवादी व्यक्ति है, तो वो क्या चाहता था कि देश का विकास हो या देश का आजाद हो, देश का विकास हो, लेकिन विकास कैसा हो, धीरे धीरे। इसके विकास की गति क्या थी, धीरे धीरे। तो उसी को क्या बोलते हैं, रूढ़िवादी। बात करें आपको, आप ऐसे भी आ सकते हो, रूढ़ी, रूढ़ी से एक वर्ड आता है बूढ़ी, क्या होता है, बूढ़ी। और जो बूढ़ी लोग होती हैं या जो बूढ़े लोग होते हैं उनके पास मानसिकता क्या होती है कि आप जल्दी चेंज नहीं हो सकते हो, आप अगर तुरंत चेंज हो जाओगे तो उनके मन में आप खटकने लगते हो। तो रूढ़िवादी मतलब क्या होता है, ऐसी विचारधारा जो तुरंत परिवर्तन नहीं होना चाहता, वो धीरे धीरे परिवर्तन होना चाहता हो, उसी विचारधारा को हम लोग क्या बोलते हैं, रूढ़िवादी बोलते हैं। बात करें, चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट 13 नंबर का अगर मैं क्वेश्चन का बात करूं, लेकिन उससे पहले मैं फिर एक बार बता दूं कि सबसे पहले तो आप लाइक कर दें, ठीक है, कमेंट कर दें, क्योंकि आप जब जब हमारे लिए काम करते हो तो हमें भी आपके लिए काम करने भी अच्छा लगता है। और जो लोग चैनल पे नए हैं, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल का आइकन आता है उसको भी टच करें, ताकि मैं जितना भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप सीख सको। तो जो हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि जो 13 नंबर का क्वेश्चन है, मैं इस पे बात करता हूँ। तो इस पे सीधा लिखा हुआ है कि नेपोलियन का पतन कब हुआ, यानी कि नेपोलियन कब हार गया पूरी तरह से। तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा 1815। कब नेपोलियन पूरी तरह से 1815 में हार जाता है। कहीं कहीं ये डेट आपको 1814 भी देखने को मिलेगा। तो अगर ऑप्शन में आपकी 1815 नहीं होगा तो आपको क्या मार के आना है, 1814 भी आपको मार के आना है। बात करें, चलिए आगे देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि नेपोलियन तो 1815 में हारा था, लेकिन नेपोलियन को किन किन देशों ने मिलकर हराया था। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आप देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है कि नेपोलियन को किन किन शक्तियों ने मिलकर हराया था। क्वेश्चन क्या है कि नेपोलियन को किन किन शक्तियों ने मिलकर हराया था। तो आपको इसका आंसर क्या करना है कि ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। कौन सा देश, ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। तो आपके पास कभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि नेपोलियन को किन किन शक्तियों ने मिलकर हराया था। तो आपको क्या बताना है कि ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। तो ये जो सारे देश है, ये सारे कैसे थे, यूरोपीय कंट्री थे, और यूरोपीय कंट्री ही मिलके क्या किया था, नेपोलियन को हराया था। बात करें, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा 15 नंबर जो क्वेश्चन है, यहां से हम लोग वियना संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे ही आपको पता होगा कि नेपोलियन हारा, तो हारने के बाद ही एक संधि हुआ था, क्या हुआ था, वियना संधि। और वियना संधि के बारे में जो अगला जो हमारा क्लासेस होगा, यानी कि हम लोग जो बुधवार को जो क्लासेस करेंगे क्लास 10 के रिगार्डिंग, ठीक है ना, हम लोग उस पर वियना संधि के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करके देखेंगे। ठीक है, तभी बात है कि वियना संधि कब हुई। तो आपको पता होगा कि जब कोई राजा हार जाता है उसी के बाद होता है। तो 1815 या 1814 में जब ये नेपोलियन हारा, तो नेपोलियन हारने के बाद ही एक संधि हुई जिसको क्या बोलते हैं, वियना संधि। तो ये किसके किसके बीच हुआ था, तो मैं आपको बता दूं, ये नेपोलियन और जो यूरोप के जो ये सारी जो कंट्रियां आप देख रहे हो, कौन से, ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। तो इन सारे देशों और नेपोलियन के साथ ही क्या होता, वियना संधि हुआ था। तो आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा कि वियना संधि कब हुआ था। तो आपको क्या बताना है कि वियना संधि 1815 ईस्वी में। कब, 1815 में, 15 ईस्वी में वियना संधि हुआ था। बात क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। तो जो हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है कि वियना संधि जो हुआ था, तो उसमें यूरोप देशों की अध्यक्षता, यानी कि ब्रिटेन,
रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, ये जो सारे देश हैं, तो इनकी जो अध्यक्षता किसने किया था, तो आपको मैं बता दूं कि इसकी जो अध्यक्षता किसने किया था, तो आंसर आप देख सकते हो क्या है, चांसलर ड्यूक मेटरनिक। कौन है, चांसलर ड्यूक मेटरनिक। तो आपके ऑप्शन में मेटरनिक भी हो सकता है, ड्यूक भी हो सकता है, तो दोनों भी रहेगा, तो कंफ्यूजन करने वाली बात नहीं है। ये जो पूरा एक नाम है, पूरा एक ही बंदे का नाम है, क्या है, चांसलर ड्यूक मेटरनिक। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो हमारा जो 17 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है, अब हम लोग बात करेंगे कि चांसलर ड्यूक के बारे में अब हम लोग कितना पॉइंट बना सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो पूछेगा कि चांसलर ड्यूक जो मेटरनिक है वो किस देश के निवासी थे, क्योंकि हम लोगों ने नेक्स्ट जो जो हम लोग का 16 नंबर का क्वेश्चन था उसमें देखा था कि जो ड्यूक था वो यूरोप देश का अध्यक्षता किया था, किसमें, तो वो वियना संधि में, किसमें, वियना संधि में जो यूरोप देश की जो कंट्रियां थी उनका अध्यक्ष बन के आया था और वो नेपोलियन के साथ संधि किया था। तो अभी क्वेश्चन क्या है कि जो मेटरनिक है, जो मेटरनिक वो किस देश का निवासी है, तो आपको क्या बताना है कि मेटरनिक ऑस्ट्रिया का, कहाँ का, ऑस्ट्रिया का निवासी है। बात करें, चलिए आगे देखते हैं। तो अगर हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन का बात करें, तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप लोग देख सकते हो कि मेटरनिक ने एक किसी के बारे में कोई एक व्यक्ति था, कोई एक कवि था, उसके बारे में व्यंग्य क्या था कि ये हमारी समाज की व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। इसने क्या व्यंग रचा था, मेटरनिक ने मेटरनिक ने एक व्यंग रचा था या किसी के बारे में कुछ शब्द कहे थे। वो शब्द क्या था कि मेटरनिक ने किसको कहा कि यह हमारे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। क्या बोला कि ये हमारे हमारे समाज का सबसे खतरनाक दुश्मन है। तो आप आंसर देख सकते हो, आंसर क्या है, जोत्सपे मैथ्सनी। मैंने यहाँ पे मैथ्सनी लिखा है, पूरा नाम क्या है, जोत्सपे मैथ्सनी। तो क्वेश्चन आएगा कि मेटरनिक ने किसको कहा कि ये हमारे समाज की सबसे बड़ा दुश्मन है या खतरनाक दुश्मन है, तो आपको क्या बताना है, मैथ्सनी को कहा था। चलिए अब हम लोग मैथ्सनी के बारे में देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास 19वां नंबर क्वेश्चन कि मैथ्सनी का जन्म कहाँ हुआ था, मैथ्सनी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऐसे आपको बहुत जगह इटली देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, इटली। लेकिन रियलिटी इसकी जो जन्म हुई थी वो कहाँ पे हुआ था, जनेवा में। कहाँ पे, जनेवा में। कहाँ पे, जनेवा में। और पूछेगा कितना में, तो आपको क्या बताना है, 1807 में। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि मैथ्सनी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको बताना है जनेवा में। कितना में, 1807 ईस्वी में। बात क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। तो अगर हम लोग 20वां नंबर क्वेश्चन का बात करें, तो क्वेश्चन क्या है कि जोत्सपे किस गुप्त संगठन का सदस्य था। और मैं आपको बता दूं कि इसी संगठन के चलते, इसी गुप्त संगठन के चलते ही जो मेटरनिक था उसने मैथ्सनी को कहा कि ये हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। तो ये जो संगठन था, ये संगठन क्या है, कार्बेनरी। क्या नाम है, कार्बेनरी। तो क्वेश्चन आएगा कि जोत्सपे मैथ्सनी किस गुप्त संगठन का सदस्य था, तो आपको क्या बताना है कि कार्बेनरी जो गुप्त संगठन है उसका ये सदस्य था। तो इससे पहले मैं बता दूं कि जो लोग चैनल पे नए हैं, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बगल में एक जो बेल का आइकॉन है उसको भी टच कर दें, ताकि मैं जितना भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप सीख सके। और दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप शेयर करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं जो आपके लिए काम कर रहा हूँ वो आपको वाकई में पसंद आ रहा है या नहीं। तो अगर मैं 21वां नंबर क्वेश्चन का बात करूं, तो आप मेरा हमारा 21वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हो क्या है कि जो मैथ्सनी है, तो मैथ्सनी को किस क्रांति के कारण जो उसका देश है वहां से बहिष्कृत कर दिया गया था, यानी इटली से क्या कर दिया गया था, बहिष्कृत कर दिया गया था। तो क्वेश्चन आएगा कि मैथ्सनी को किस क्रांति के कारण बहिष्कृत कर दिया गया था, तो आपको क्या बताना है, लिगुरिया। कौन सी क्रांति थी, लिगुरिया क्रांति के कारण मैथ्सनी को इटली से बहिष्कृत कर दिया गया था। और मैं आपको बता दूं कि जब मैथ्सनी को बहिष्कृत किया गया था तो उस समय मैथ्सनी का उम्र महज कितना था, 24 साल। तो आपको आपको समझ में आ रहा है दोस्तों कि 24 साल के ही उम्र में मैथ्सनी क्या था, एक क्रांतिकारी बन गया था। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग भी क्रांतिकारी बन सकते हो। बस डेली बेसिकली जो क्लासेस दी जाती है उसको देखो और अपने दोस्तों तक ये वीडियो फैलाओ, ताकि आपके साथ साथ वो भी क्रांतिकारी बन सके। तो आपको बता दूं कि जब जब मैथ्सनी को लगुरिया से बाहर कर दिया गया था, लगुरिया के क्रांति के बाद जब इटली से बाहर कर दिया गया था, तो बाहर करने के बाद ही मैथ्सनी ने क्या किया कि दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किया। क्या किया, दो भूमिगत संगठनों को स्थापना किया। तो क्वेश्चन क्या है कि जोत्सपे मैथ्सनी ने कितने संगठनों की स्थापना करी। क्या है कि जोत्सपे मैथ्सनी ने कितने भूमिगत संगठनों की स्थापना करी। तो मैं आपको आंसर बता दूं, टोटल दो। कितना क्वेश्चन होएगा, टोटल दो भूमिगत संगठनों का मैथ्सनी ने क्या किया था, स्थापना किया था। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो जो हमारा 23वां नंबर क्वेश्चन है, 23वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि जोत्सपे मैथ्सनी
तो जोसेफ मैथ्नी के जो भूमिगत संगठन है उनका नाम क्या क्या है। क्वेश्चन क्या है कि जोसेफ मैथ्नी का भूमिगत संगठन है उसका नाम क्या है। तो उसका दो नाम है, दो संगठन का दो नाम है, क्या है, एक यंग इटली और दूसरा क्या है, यंग यूरोप। पहला क्या है, यंग इटली, और दूसरा क्या है, यंग यूरोप। और मैं आपको बता दूं कि अगर मैं बात करूं यंग इटली का, तो यंग इटली जो था वो मार्साई का था, और जो यंग यूरोप था वो कहाँ का था, बर्न का। कहाँ का था, बर्न का। तो यंग इटली कहाँ का था, मार्साई का था, और यंग यूरोप कहाँ का था, बर्न का था। अब आपसे पास क्वेश्चन आएगा कि जो यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी। जो 23वां नंबर क्वेश्चन क्या आएगा कि यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी। तो मैं आपको बता दूं कि यंग यूरोप की स्थापना 1833 ईस्वी में कब की गई थी। कब, 1833 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हमारे पास लास्ट दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो मैं वो दो क्वेश्चन आपको करा दूं। लेकिन फिर से मैं बता दूं दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और जो बेल का आइकन आता है उसको भी टच कर दें, ताकि जितना भी वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो जो हमारा 24वां नंबर क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है कि जो भूमिगत संगठन जो बनाया गया था, एक यंग इटली और एक यंग यूरोप। तो वही क्वेश्चन है कि मैथनी का जो भूमिगत संगठन का जो सदस्य है वो कौन कौन से देश के जो लोग थे, वो मैथनी के जो संगठन थे उसमें वो लोग शामिल होते थे। तो क्वेश्चन क्या है कि भूमिगत संगठनों के सदस्य देश कौन कौन थे। तो मैं आपको बता दूं ये क्या क्या था, पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन। तो ये जो देश आपको दिख रहे हैं क्या क्या, पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन। तो इन्हीं देशों के जो लोग हैं वही लोग भूमिगत संगठन के, चाहे वो इटली, यंग इटली का हो या यंग यूरोप का हो, वो सदस्य हुआ करते थे। बात करें, चलिए जो हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है आज का, हम लोग उस पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि मैथ्नी चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। क्या चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, या कि इटली को एकीकृत किया जाए, यानी कि जो इटली था वो अलग अलग भागों में बटा हुआ था, उसको मिला के एक बड़ा इटली बनाया जाए। इसके बारे में क्या सोच रहा था, मैथ्नी सोच रहा था। तो क्वेश्चन क्या है कि मैथ्नी के एकीकृत इटली का जो मॉडल था, तो उस मॉडल पर किन किन देशों को जोड़ा गया था। तो मैं आपको बता दूं इसमें से जो देश थे वो क्या क्या थे, जर्मन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड। तो मैथ्नी ने जो एक इटली का जो स्वरूप देखा था उसमें वो चाहता था कि इस मॉडल उस इटली पे जर्मन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड जैसे देश क्या हो, आके उसमें शामिल हो। तो बात क्लियर है। चलिए ये तो आज हमारा टोटल 25 जो क्वेश्चन था वो हम लोगों ने टोटल कंप्लीट करा। अब आपका जो काम है वो क्या है कि इन सारे क्वेश्चनों को पहले कॉपी पे सही से उतार लेना, और बारी बारी से देखना और बारी बारी से पढ़ना, और समझ में नहीं आए तो फिर से आप वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। और साथ में बता दूं कि मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो लोग चैनल पर रहे हैं सबसे पहले तो प्रीतम आर्ट्स अकादमी को सब्सक्राइब करें, और जो बेल का आइकन आता है उसको भी टच कर दे, ताकि मैं जितना वीडियो डालूं उसका वीडियो सबसे पहले आपको पहुंच सके। तो ये जो आप सेशन देख रहे हो ये हमारी लगातार चलती रहेगी, कंटिन्यूस चलते रहेगी, क्योंकि आपके एग्जाम तक मैं चाहता हूं कि कुछ ना हो तो कम से कम हिस्ट्री का, किसका, हिस्ट्री का जो टोटल जितना भी पार्ट, जितना भी चैप्टर आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे, तो सारे पार्ट का मैं क्या ले लूं कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होगा वो मैं ले लूं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।